students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start the uses of mineral topic. This is the page number 29. In the previous video, we had studied about the distribution of minerals कि minerals कहाँ कहाँ पाया जाता है. Now today we will read about the uses of minerals. So let's see. Minerals are used in many industries. Minerals which are used for gems are usually hard. These are then set in various styles for jewelry. Copper is another metal used in everything from coins to pipes. Silicon used in the computer industry is obtained from quartz. Aluminum obtained from its ore bauxite is used in automobiles and airplanes, bottling industries, buildings and even in kitchen cookware. Children, मिनरल्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं. ज़्यादातर यूजेस जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज में किए जाते हैं. इसके साथ साथ जो मिनरल जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, उनका यूज़ जेम्स के रूप में किया जाता है. और ये जो है कुछ डिफरेंट टाइप के जो कीमती जो मिनरल्स होते हैं उनका यूज़ जो है वो ज्वेलरी के लिए किया जाता है. कॉपर और दूसरे तरह के जो मेटल्स हैं उनको पाइप्स और कॉइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. सिलिकॉन जो है उसका यूज़ कंप्यूटर इंडस्ट्री में किया जाता है. और एल्यूमिनियम जो है उसका यूज़ जो ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसके साथ साथ एयरप्लेन्स में भी किया जाता है. बॉटलिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग्स में, किचन कुकवेयर में भी एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है. नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. Minerals are a non-renewable resources. It takes thousands of years for the formation and concentration of minerals. The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of metals is another way in which the mineral resources can be conserved. तो चिल्ड्रन, मिनरल्स जो होते हैं वो लाखों करोड़ों वर्षों में हमारी धरती में बनते हैं और यदि उनका लगातार यूज़ होता रहे तो वो धरती से धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं और समाप्त होने लगते हैं. तो मिनरल्स जो होते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, मतलब उनको दोबारा से हम नहीं बना सकते और इसलिए जो इनका कंजर्वेशन है वो बहुत ज़रूरी होता है. मतलब ह्यूमन जो है वो उन्हें इस तरह से यूज़ करें, इस तरह से उनका उपयोग करें ताकि जो है ये जो मिनरल्स हैं ये प्रकृति में सदा बने रहें और सभी को लिए उपयोग में आते रहें. यह बहुत ज़रूरी है कि जो मिनरल्स हैं उनका वेस्ट कम से कम हो. जो माइनिंग प्रोसेस होती है उसमें भी वेस्ट कम हो और उसके बाद यदि हो सके तो इनको रिसाइकल करके और दोबारा से यूज़ किया जाए ताकि ये जो मिनरल्स हैं ये प्रकृति में जो है वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सकें. चिल्ड्रन, इसके बाद बात आती है पावर रिसोर्सेज की. तो पावर रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है. तो चिल्ड्रन, आप डीपली इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो बताऊंगी. पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ्स. वी ऑल्सो नीड पावर for industry, agriculture, transport, communication and defense. Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. Children, जो पावर या एनर्जी होती है वो हमारे जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है. हमें हर चीज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ हो या फिर एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, डिफेंस हो, हर चीज़ के लिए हमें पावर या फिर एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो इसलिए पावर जो है, पावर रिसोर्सेज जो है इनको डिवाइड कर लिया गया है, इनको कैटेगराइज कर लिया गया है. तो वह कैटेगरीज हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कन्वेंशनल सोर्सेज क्या हैं. तो देखिए कि conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. Firewood and fossil fuels are the two main conventional energy sources. अब conventional sources क्या है? ऐसे sources जो कि
कॉमन यूज होता है जिनका, फायरवुड है या फिर फॉसिल फ्यूल्स है, जिनको ज़्यादातर यूज करते हैं लोग, वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कहलाते हैं, जिनसे डायरेक्ट आप एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ कन्वेंशनल सोर्सेस में आपके यहाँ टेबल दी गई है, आप अच्छी तरह से इसे समझेंगे कि यहाँ पर टेबल दी गई है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के जो कन्वेंशनल सोर्सेस हैं इनको आप अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला फ्लो चार्ट में दिया गया है फायरवुड। तो फायरवुड के एडवांटेजेस दिए गए हैं और डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पूरा जो चार्ट है बना हुआ है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में फायरवुड है, कोल है, फिर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं नेचुरल गैस और ऑयल के, और नीचे आपका दिया गया है हाइडल पावर। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे फायरवुड के बारे में। फायरवुड में दिया गया है इजी एक्सेस, ये आपका पेज नंबर 30 है, आप इसे खोलकर रखेंगे। तो एडवांटेजेस में देखेंगे कि फायरवुड जो है इजी एक्सेस है, हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, पॉल्यूटिंग, प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड डिफॉरेस्टेशन। इसके डिसएडवांटेज ये कि यदि फायरवुड किया जाए, लकड़ी को जलाया जाए और इससे एनर्जी प्राप्त की जाए, तो इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं कि सबसे पहले तो वातावरण जो है वो प्रदूषित हो जाता है, और यह ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता है, और डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, जंगल साफ हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। इसके लिए जो वुड है उसको इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब यदि कोल की बात की जाए, कोल जो है वो भी कन्वेंशनल सोर्सेस में आता है। तो कोल की बात की जाए तो इसका यूज यदि हम करें तो इसके एडवांटेजेस हैं कि एक्सटेंसिवली अवेलेबल एंड एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ टू इलेक्ट्रिसिटी। और डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो पॉल्यूटिंग सोर्स एंड बल्की टू ट्रांसपोर्ट। अब इसके फायदे ये हैं कोल की, यह अवेलेबल हो जाता है ज़्यादातर, और इलेक्ट्रिसिटी भी है इससे जनरेट की जा सकती है, और डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त की जा सकती है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये पॉल्यूटिंग सोर्स है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, और साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्ट करने में भी इसका बहुत दिक्कत करता है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना कठिन होता है। अब ऑयल की बात की जाए तो एडवांटेजेस हैं ऑयल के कि ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, टैंकर्स में भर के ईजीली पहुंचाया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान में। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का यह बेस होता है, यह इसका एडवांटेज है ऑयल का। और डिसएडवांटेजेस ये है इसका कि डिपल्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज, pollutants released cause acid rain and exploration of न्यू फ्यूल इज नॉट ईजी। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि यह जब इसका यूज किया जाता है तो यह ऑक्सीजन जो होता है इसको कम कर देता है, और गैस लीकेज यदि हो जाता है तो उसकी वजह से भी जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है। और जो इसके पॉल्यूटेंट्स हैं यदि ये वातावरण में मिल जाए तो एसिड रेन इसकी वजह से होती है। और यदि इसका सबसे बड़ा ये भी डिसएडवांटेज है कि ये दोबारा से फिर से जल्दी नहीं बनता है धरती में। फिर नेचुरल गैस की बात की जाए तो ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस के थ्रू यह ईजी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए। और क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, ऑयल और कोल से ये साफ होती है। चीपर देन ऑयल, और ऑयल से सस्ती भी होती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी इसके वही है कि ऑक्सीजन को ये कम कर देती है, और इसके साथ साथ जो पोल्यूशन है इसको बढ़ा देती है, एसिड रेन का कारण बनती है, और जल्दी धरती में ये आसानी से नहीं बनती है। हाइडल पावर की बात की जाए तो हाइडल पावर में एडवांटेजेस दिए गए हैं कि नॉन पोल्यूटिंग है, प्रमोट्स इरिगेशन है एंड फिशिंग के लिए इजी है एंड चीप है। एंड डिसएडवांटेज है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, इनंडेट्स लो एंड एक्सपेंसिव द टू सेटअप। अब हाइडल पावर जो है ये नॉन पॉल्यूटिंग होती है और चीप होती है, सस्ती होती है, और फिशिंग में और इरिगेशन को ये प्रमोट करती है। और इस यदि डिसएडवांटेजेस देखा जाए हाइडल पावर का तो लोग जो हैं, जो कम्युनिटी है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, और इसको सेटअप करना महंगा होता है।
तो ये कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का हमने देखा कि इसमें दिया गया है। तो ये फायरवुड जो है आपके कोल, फायरवुड, ये सारा दिया गया है। इसको हमने फ्लो चार्ट के थ्रू देख लिया। अब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में टॉपिक वाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।